हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कई दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स करने वाले बच्चे और एनसीवेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, जिसको आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज शाम तक इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति। हम सब लोग जानते हैं कि जो वैज्ञानिक क्रांति है या वैज्ञानिक क्रांति को सीधा सीधा शब्दों में देखा तो इसका मतलब सीधा यही होता है कि ये वो समय था या ये वो काल था जिस समय साइंस का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था, और इसी कारण से बहुत सारे लोग जो हैं इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं है कि आप उसको डेफिनेशन दें, लेकिन बात हम करेंगे कि क्या ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था इस पे सवाल किस तरह से पूछा जाता है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप चाहे रेगुलर में हो या आप एनसीवेट में हो, तो इस पे सवाल जो है क्वेश्चन दो तरह से किया जाता है। एक तो सवाल होता है कि जो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था इस समय में उसके कारण क्या थे, और दूसरा सवाल ये उठता है इस पे या पूछा जाता है हमेशा, वो ये है कि साइंस का जो यूरोप में सोशल चेंज हो रहा था, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा था, उसके साथ क्या रिलेशन है। क्या इसके कोई सोशल चेंजेस के बीच में और जो साइंस के बीच में क्या कोई रिलेशन है, या कहें हम कि क्या सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा था उसने विज्ञान के उदय में कोई अपने योगदान दिया। तो इन दोनों ही चीजों पे आपसे सवाल पूछा जाता है, और जब कभी भी आप इस तरह के सवाल को देखें तो सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके आंसर को कीजिए। आज हम जानने की कोशिश, पहला पार्ट जो दो पार्ट में ये वीडियो होगा, पहले पार्ट में हम लोग जो वैज्ञानिक क्रांति है या साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसको कारणों को जानेंगे, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे, और उसकी जो ओरिजिन है या उत्पत्ति है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है या जो ये वैज्ञानिक क्रांति हुई थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसके कारण क्या थे। ये तीनों ही मुद्दे हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें सोसाइटी और जो साइंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं आपको कि जो वैज्ञानिक क्रांति है जिसकी शुरुआत लगभग 16वीं शताब्दी में हुई थी, इसको यूरोप में कई तरह से देखा जाता है, और ये जो 16वीं सेंचुरी या 17वीं सेंचुरी के दौरान जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ था यूरोप में, उसके कई कारण थे या उसको हम कई तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानने की बात करें, तो जो 16वीं शताब्दी है या जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसके पहले, इन साइंटिफिक रेवोल्यूशन के पहले जो लोगों की एक सोच थी हमारे नेचर के बारे में, हमारे जो ये यूनिवर्स है उसके बारे में, हमारा जो अर्थ है उसके बारे में, ये जो हमारी जो नॉलेज थी वो काफी कम थी, और हमारा जो सोच था वो भी काफी अलग था आज की जो हम दुनिया में जो आज साइंस के बाद जो हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है उससे। अगर हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के पहले की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे कि अगर अर्थ की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से चपटी है, वो पूरा तरह से गोल नहीं है, राउंड नहीं है, या कहें कि स्फेरिकल नहीं है। इसी तरह से एक और कंसेप्ट था जो कि सदियों से चला आ रहा था, उसमें कहा जाता था कि जो हमारा अर्थ है वही यूनिवर्स का सेंटर है, और बाकी के दूसरे भी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ अपना परिक्रमा करते हैं या घूमते रहते हैं। इसी तरह से और भी सारी चीजें थी। यूरोप के लोगों की ये मान्यता थी, यूरोप के लोग मानते थे कि दुनिया जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, जो है वो यही है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब पुर्तगाली जो सेलर्स थे, नाविक थे, उन्होंने जो दुनिया को एक्सप्लोर किया, उन्होंने दुनिया को जब खोजा देखा तो हमें पता चला कि यूरोप के अलावा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका ऐसे भी कॉन्टिनेंट हैं जहां पे लोग रहते हैं। और फिर वहां पे भी एक धारणा इनकी टूटी कि हमारा जो नॉलेज हमारे अर्थ के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे जो नेचर के बारे में है वो काफी लिमिटेड है और उसमें काफी सुधार की जरूरत देखी जाती है।
लेकिन इसके साथ ही काफी चीजें ऐसी भी आप देखेंगे कि जो हमारे उस समय का यूरोपियन सोसाइटी था उसमें जो चर्च है, चर्च का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता था। चर्च जो है वो इन सारे मुद्दों पे भी काफी अपना स्टेटमेंट दिया करते थे, या कहें कि उनकी जो बातें होती थी वही मान्य होती थी, और इन सारी बातों को चर्च भी एक तरह से वैलिड करार देता था, या कहें कि चर्च भी इस बात को मानता था कि अर्थ चपटी है, या हम कहें कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है वो सन जो है वो रिवॉल्व करता है। क्योंकि हम अपने जो नेचुरली देखते हैं, हमारी आंखों से जो दिखाई देता है वो भी यही कहता है कि अर्थ जो है वो एकदम से चपटी है और सूरज जो है वही घूम रहा है, हम तो अपने जगह पे ही खड़े हैं। लेकिन इस चीज को पहली बार केपलर जैसे जो है कोपरनिकस ने गलत ठहराया, और उसने कहा कि नहीं, जब उसने अपने रिसर्च किए और उस पर जब उसने खोजा और खोजने के बाद बताया कि हमारी जो सोच है अर्थ के और सन के बारे में कि जो सूरज है, सन है, वही घूमता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि सन तो अपने जगह पे ही, सूरज जो है वो अपने जगह पे ही खड़ा है, जो अर्थ है हमारा वो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। और उसने ये भी बताया कि किस तरह से जो वो उसके अपने अक्ष पे घूमते हुए 24 घंटे में वो अपना परिक्रमा पूरा करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक बात जो है वहां पे गलत साबित होती है अर्थ के बारे में। दूसरी, उसने कहा कि ये चपटी नहीं है बल्कि वो स्फेरिकल है, गोल है, राउंड है, ये भी बात हुई। और तीसरा तो जब हुआ जब नई दुनिया की खोज हुई। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि काफी सारी चीजें जो है वो नई नई बातें आ रही थी जो कि पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रही थी। चुनौती देना इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं क्योंकि चर्च और स्टेट अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सूरज जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता, वो इसको मानते थे। वो नहीं मानते थे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। वो नहीं मानते थे कि धरती चपटी नहीं है। वो मानते थे कि इस तरह का कुछ नहीं है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कोपरनिकस जैसे लोग जो है उन्होंने किया, और उस कोपरनिकस के साथ साथ और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने, गैलीलियो ने अपना दूरबीन बनाया, बड़े बड़े दूरबीन बनाए, और उससे उन्होंने किस तरह से कोपरनिकस के जो बातें थी उसको साबित करने की कोशिश की। गैलीलियो ने क्या किया कि जब दूरबीन से कोपरनिकस की बातों को साबित किया तो गैलीलियो के ऊपर कई बार दबाव भी बनाया गया चर्च के द्वारा कि नहीं, आप अपने बातों को वापस लीजिए, ये बातें जो है वो ठीक नहीं है। दबाव में कई बार वो उन्होंने बातों को अपना थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। और इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक क्रांति जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, उसको यूरोप में या कहें कि दो स्तरों पे देखा जाता था। और वो दो स्तर कौन कौन से थे? तो दो लेवल पे देखा जाता था। वो थे, एक था सामाजिक और दूसरा था तकनीकी। यानी कि ये पूरी इस क्रांति को दो स्तर पे देखने की कोशिश किया गया है, एक तो सामाजिक स्तर पे और दूसरा जो है तकनीकी स्तर पे। वैज्ञानिक क्रांति की बात जब करते हैं हम लोग, एक और बात बता दें आपको कि 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान जो ये चीजें खोजी जा रही थी, तो उस समय इसको वैज्ञानिक क्रांति या विज्ञान नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था, या कह सकते हैं नेचुरल फिलोसफी के रूप में देखा जाता था। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि वैज्ञानिक क्रांति जो कि अपने से होने वाले पहले की जितने भी चेंजेस थे उन चेंजेस से काफी अलग थी। इसीलिए इसने क्या किया कि इसकी जब विशेषताओं का जब अध्ययन किया गया वैज्ञानिक क्रांति के, तो इन विशेषताओं में से पहला जो विशेषता था वो था नॉलेज एंड साइंस का। यानी कि पहला हम इस पे करेंगे जो था नॉलेज एंड साइंस का। नॉलेज एंड साइंस का ये जो था उस क्रांति का, या कहें कि जो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, इस क्रांति का एक ही नारा था, डेयर टू नो। क्या नारा था इसका? डेयर टू नो। और इसके ये जो नारा दिया गया था वैज्ञानिक क्रांति के दौरान और इस समय में कि डेयर टू नो, तो इसमें यह ध्यान दिया गया कि प्राचीन सोच से हटके अगर कोई चीज सही है, या कहें कि आप प्राचीन सोच को लेके जो पहले के लोगों की जो पुरानी एक मान्यता होती थी, उस सोच से हटकर भी अगर ज्ञान लेने की जरूरत है तो उस ज्ञान को लोगों ने अहमियत दिया।
अगर ज्ञान, इवन लोगों ने क्या किया कि रोमन कल्चर जो होता था, रोमन संस्कृति से हट के भी ज्ञान होता था, या कहें कि वो पुरानी बौद्धिक परिकल्पना से हटकर भी अगर वो ज्ञान होता था, तब भी इस समय लोगों ने, इस वैज्ञानिक क्रांति के दौरान लोगों ने क्या किया, उस ज्ञान को एक्सेप्ट किया या उसकी जानकारी को स्वीकार करने की हिम्मत जो है वो दिखाई। और इस तरह से लोगों ने ये जो नारा दिया गया था नॉलेज एंड साइंस के लिए, जो एक तरह से उन्होंने नारा इस दौरान जो डेयर टू नो का नारा दिया था, उसमें उन्होंने पूरे वैसे ज्ञान को अहमियत दिया जो ज्ञान उनके लिए सही था। यानी कि अब ज्ञान को केवल पारंपरिक चीजों को प्रूफ करने के लिए नहीं लिया जाता था, उनको जानने के लिए नहीं लिया जाता था, बल्कि अब उससे हट के भी कोई ज्ञान है तो उसमें भी ध्यान दिया जाने लगा। दूसरा आते हैं कि दूसरा जो इस क्रांति का नारा था जिसमें हम लोग देखते हैं, वो था नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। दूसरा क्या नारा था इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान? नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं इसमें। अब यहां पे अब देखेंगे आप कि जो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान का टाइम है, इस टाइम के दौरान लोगों ने अब ज्ञान केवल सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान का उद्देश्य अब समाज को बेहतर बनाने के लिए या समाज को जो समाज की जो रिक्वायरमेंट थी, एक तरह से हम कहें, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो अब ज्ञान अर्जित किया जाने लगा। अब नॉलेज को प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ या व्यवहारिक उसकी जो उपयोगिता है उससे संबंध रख के या उससे संबंधित चीजों के ऊपर आप देखेंगे कि ज्यादा ध्यान दिया गया, उसके उपयोगिता पे ध्यान दिया गया। और यह कहा गया कि हमें उस तरह का नॉलेज लेनी चाहिए, हमें उस तरह के नॉलेज की लेने की अब जरूरत है जिससे कि हम अपने आज की सोसाइटी को बेहतर बना सकें। उसके बेटरमेंट के लिए, ये जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो जरूरी है उसकी बात किया जा सके। उसी तरह से तीसरा भी एक इसका एस्पेक्ट था या कहें कि विशेषता थी इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, वो थी मनुष्य जो होता था, इंसान जो था, उसका विश्व और प्रकृति के प्रति जो धारणा थी उसमें परिवर्तन का आना, यानी कि चेंज इन ह्यूमन आइडिया टुवर्ड्स द नेचर एंड द वर्ल्ड। तीसरा क्या था? चेंज इन ह्यूमन, आप कह सकते हैं आइडिया, चेंज इन ह्यूमन आइडिया टुवर्ड्स नेचर एंड द वर्ल्ड। ये था, इसमें क्या था कि वैज्ञानिक क्रांति के बाद मनुष्य की जो सोच थी, उस सोच को विश्व और परिवर्तन, विश्व के लिए जो परिवर्तन हो रहा था, इसको लेके बहुत ज्यादा परिवर्तन उनके दिमाग में आया था। वर्ल्ड को लेके जो उनकी एक सोच थी उसमें काफी परिवर्तन आया था, क्योंकि अब जो है आप देखेंगे कि इनकी जो धारणा थी कि दुनिया जो है वो यहीं तक सीमित है, लेकिन क्या हुआ, नए नए आइलैंड खोजे गए, नए नए कॉन्टिनेंट जो है वो खोजे गए, और उससे क्या हुआ कि जो नेचर है हमारा, प्रकृति है हमारा, उसके बारे में भी एक तरह से ज्ञान जो है वो अर्जित किया गया, ज्ञान को बढ़ाया गया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या थे, तो अब हम उसके कारणों को देखते हैं। ये सारी चीजें इसके बैकग्राउंड की थी कि किस तरह से जो उस समय चेंजेस हो रहा था हमारे सोसाइटी में, या कहें कि हमारे जो सोच में लोगों के, उसमें ये तीन चीजों को आप देखेंगे कि कैसे नॉलेज एंड साइंस के लिए आप देखेंगे कि लोगों ने नॉलेज एंड साइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसका एक नारा दिया, डेयर टू नो, कि नई नई बातों को जानना है। दूसरा था कि नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, और तीसरा जो था वो आप कह सकते हैं चेंज इन द ह्यूमन आइडिया टुवर्ड्स वर्ल्ड एंड नेचर। तो उसकी बात करते थे। अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति के कारण क्या क्या थे। जब हम वैज्ञानिक क्रांति के कारणों को देखते हैं या उसके कारणों में जाते हैं, तो हमें तीन चार कारण जो है वो बड़े साफ साफ दिखाई देते हैं, और हमारे जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार भी इसी आइडिया के साथ, तीन चार आइडिया के साथ से अपना विचार रखते हैं कि
कोई किसी को सपोर्ट करता हुआ और कोई किसी को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। वैज्ञानिक क्रांति के कारणों में मेन रूप से 4 कारण को हम लोग देखते हैं, जिसमें से पहला है इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरिस्टिक डेवलपमेंट, या उसको हिंदी में कहें बौद्धिक और शोध कार्य में विकास जो हो रहा था। इस कारण से आप देखेंगे कि जो ये विज्ञान है उसमें काफी डेवलपमेंट देखा गया। मध्यकालीन युग से ही हम लोग देखते हैं कि एक आध्यात्मिक सोच का विकास हुआ था, और जिसमें मानव जो है वो काफी अपने अध्यात्मों में तर्कों पे बल देने लगा। यानी कि कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हुए थे, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हुए थे जो अब पारंपरिक बातों पे ध्यान नहीं देते थे, पारंपरिक चीजों को अहमियत नहीं देते। उनकी जो अपनी नॉलेज थी, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस किया था, उस एक्सपीरियंस को लिखना शुरू किया, उन्होंने अपने रिसर्च को लिखना शुरू किया। और इसीलिए हम उसमें पहला कारण जो है वो देखते हैं, वो ये है कि उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलरिस्टिक डेवलपमेंट जो हो रही थी, वो एक कारण बना था साइंटिफिक रेवोल्यूशन के डेवलपमेंट में। दूसरा बात करें तो दूसरा कारण के रूप में रिनेसेंस का नाम लिया जाता है। रिनेसा जो कि एक तरह से पूरे यूरोप में बौद्धिक परिवर्तन लाने में काफी सक्षम था। उसी रिनेसेंस के दौरान क्या हुआ कि रिनेसेंस ने जो यथार्थवाद की या तर्कवाद का जो विकास किया, उसी यथार्थवाद और तर्कवाद के कारण ही यूरोपियन सोसाइटी में इस तरह की चेंजेस आने लगी कि अगर अब कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा या प्रैक्टिकल के द्वारा कोई नई चीजें, नई बातें सामने आती थी, तो उस समय के लोग अब इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए लगभग तैयार थे, या कहें कि उनकी एक ऐसी मानसिकता बन गई थी कि वो अब नई बातों को एक्सेप्ट करने लगे थे। क्योंकि हमने गैलीलियो और कोपरनिकस के केस में देखा कि किस तरह से उनको अपनी बातों को वापस लेने के लिए कहा गया था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से उन चीजों को खोजा था, तो वो उन बातों को नकारने से वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पे रिनेसा जो है, रिनेसा ने काफी बड़ा योगदान दिया इस वैज्ञानिक क्रांति में, क्योंकि रिनेसेंस के दौरान हम देखते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज बनाए गए, किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया, खोला गया, किस तरह से लोगों को किताबों, सारी किताबों को अनुवाद किया गया, उनको ट्रांसलेट किया गया, और कैसे लोग जो है लाइब्रेरी में आके, पुस्तकालय में एक साथ आके अब कई मुद्दों पे एक साथ बहस करने लगे, जिस कारण से जो तर्कवाद है उस तर्कवाद के रूप में, तर्कवाद में काफी विशेष हम कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिलता है। उसी तरह से तीसरा एक कारण जो है वो है ग्रीक और रोमन दस्तावेजों का एक तरह से पुनः अध्ययन, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीक और जो रोमन लोग थे, उन्होंने कैसे साइंस को एंशिएंट समय से ही, आप देख सकते हैं कि प्राचीन समय से ही उन्होंने साइंस को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसीलिए उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है। आप देखेंगे कि एरिस्टोटल का नाम आता है, उसमें आप देखेंगे कि टॉलेमी का नाम आता है, गैलेन का नाम आता है। ये जो रोमन या यूनानी जो लोग थे, उन्होंने प्राचीन काल से ही काफी साइंस के बारे में बातें कर रहे थे, साइंस के बारे में हमें बताया था, जिसको कि जो मध्यकाल के लोग थे या मिडिल एज के जो लोग थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। अगर हम लोग चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण यहाँ पे समुद्री खोज था, जिससे कि नए भूभागों को खोजा गया, नए नक्षत्रों को खोजा गया, या जो दूसरे ये नए नई जो इन्वेंशन हो रहा था, खोज हो रही थी लोगों के द्वारा, वो भी एक तरह से बड़ा कारण बना साइंस के डेवलपमेंट में, क्योंकि अब लोग जो थे वो इन नई नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। और इसी कारण से आप देखेंगे कि कैसे जो जेडी बर्नार्ड है, जेडी बर्नार्ड जैसे लोग इसके बारे में अपना स्टेटमेंट भी देते हैं, और जेडी बर्नार्ड जो है वो कहते भी हैं कि उनके अनुसार, अगर बात किया जाए जेडी बर्नार्ड के अनुसार, तो उनके अनुसार वैज्ञानिक क्रांति की अवधि जो थी, पूरा वैज्ञानिक क्रांति की अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो उसके वो 3 फेज बताते हैं, 3 चरण बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पहला फेज जो है वो कोपरनिकस का था, दूसरा जो फेज है वो केपलर और ब्राहेट गैलीलियो का था, और तीसरे में वो न्यूटन का नाम लेते हैं कि न्यूटन का था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो जेडी बर्नार्ड है उस वैज्ञानिक क्रांति को 3 अवधि में या 3 फेज में बांट के देखने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी लेंथी हो रहा है, इसीलिए आज हम
अपने वीडियो को, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब वैज्ञानिक क्रांति की जो ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति है, उसकी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।